बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब हम करते हैं फैब 2017 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। पैरा टू ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है मेनोरेजिया के साथ, कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहती है और सी ए ब्रेस्ट की वजह से बहन की डेथ भी हो गई है। तो आपने क्या करना है? अब देखें, पर्सनल हिस्ट्री है ना पेशेंट की करंट ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी की, तो उसमें आपने मायरीना नहीं रखनी होती, ओ सी पीज भी नहीं देने होते, मतलब कोई प्रोजेस्टेरॉन नहीं देनी होती, चाहे वो लोकली रिलीज हो रही हो ना। लेकिन इसकी तो बहन की हिस्ट्री है तो इसमें आप दे देंगे ना। 60-year-old patient taking tibolone for lethargy, lack of energy, headache and body pains, having on and off and spurting 5 to 6 days, and what is the cause? uh, अगर कोई पेशेंट एच आर टी पे है और उसको ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं। शुरू के अगर 6 महीनों में होती है, लेकिन अगर 6 महीनों के बाद भी होती है तो फिर उसको एज ए पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग लेते हैं और उसको इवेल्युएट करते हैं। First 2 years old taking estrogens and on and off for menopausal symptoms। अब फिर irregular bleeding है और 8 years से पोस्ट मेनोपाजल है। what to give her? ठीक है, तो अगर पेशेंट को किसी भी एच आर टी पे हो रही हो ना इरेगुलर ब्लीडिंग, तो हम उसको कंबाइन कर देते हैं, कॉन्टिन्यूस कंबाइन। ओके, ये भी सही हो गया। ग्रेविडा टू पैरा 1 28 वीक्स पे हैवी पर विदनल ब्लीडिंग है ड्यू टू अब्रप्शन और बीपी भी कम है। शॉक में ही है ना? नहीं, शॉक में थी और पीपीएच, इतना पीपीएच था कि शॉक में चली गई, तो पीपीएच की कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? शीहान एंटीपिट्यूटरी का नेक्रोसिस हो जाएगा। ग्रेविडा 3 पैरा 2 34 वीक्स पे आरटीओ हुआ है, नेक उसकी जो है वो उड़ गई है। बीपी 70-30 है, बी पल्स भी ज़्यादा है, मतलब जरी ख़राब, शॉक में ही है। तो बजाय इसके कि नेक आप फीमर को जो है रिड्यूस करो, तो आप स्टेबलाइज तो करो पहले, है ना। अच्छा, पैरा टू हैड सी सेक्शन 3 days बैक फॉरपिटल डिस्ट्रेस, अब लेटेंट फेज में आ गई है और 3 years बैक हुआ होगा ना। अच्छा, अब नो विद डल एब्डोमिनल पेन, एग्जामिनेशन पे नॉन टेंडर है, डिस्टेंडेड बाउल्स है, साउंड स्लगिश हैं, एक्सरे पे जो है ना वो एयर फ्लूइड लेवल्स हैं। ठीक है, पैरालिटिक एलिस का सिनेरियो है, सिजेरियन सेक्शन के बाद हो जाता है और इसमें एयर फ्लूइड लेवल्स होते हैं एक्सरे पे। एयर अंडर डायाफ्राम जो होती है वो होती है परफोरेशन में ना, तो इसलिए परफोरेशन नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। ठीक है, तो एयर अंडर डायाफ्राम ऑब्स्ट्रक्शन, एयर फ्लूइड लेवल्स ऑब्स्ट्रक्शन और पैरालिटिक आइलिस में। और अगर सिंपल सर्जरी कहें तो आपने ऑब्स्ट्रक्शन चूज़ नहीं करनी। अगर वो कहें कि कोई स्टिच लिया था, कोई लूप गटकी आ गई, सर्जन को बुला लिया, ठीक है, तो उसमें के बाद आप ऑब्स्ट्रक्शन चूज़ कर लें इसी फाइंडिंग पे। पैरा 4 आ गई है, स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज फॉर 5 months ago, सिंस देन हैड ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग, पीवी वैजाइनल ब्लीडिंग, इवैक्यूएशन हो गई, अब पेन हो गया, अल्ट्रासाउंड पे क्लियरेंस है। तो ये तो सीधा पीओसीज का सिनेरियो है। अल्ट्रासाउंड पे हाइपो की क्लियरेंस और इरेगुलर ब्लीडिंग हो, आप फाइब्राइड भी चूज़ कर सकते हैं अगर मिसकैरेज की हिस्ट्री ना हो। आफ्टर मिसकैरेज ही अगर ये इरेगुलर ब्लीडिंग होगी ना, तो फिर आपने उसमें पीओसीज चूज़ करने हैं। ठीक है, आपने सिनेरियो को अल्ट्रासाउंड की बेस पे नहीं डायग्नोस करना, क्लिनिकली डायग्नोस करना है। यू आर नॉट सोनोलॉजिस्ट। ठीक है, डेटा 2 पैरा 1 32 वीक्स पे प्रीवियस सेक्शन फॉरपिटल डिस्ट्रेस, अब मोड ऑफ डिलीवरी के लिए आई है। तो वट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, इसका प्रीवियस सी सेक्शन रिकॉर्ड है एक्चुअली। ठीक है, और उसके बाद के फैलिक प्रेजेंटेशन का होना ज़रूरी है। पेल्विमेट्री और पिटल वेट की कोई ख़ास सिग्निफिकेंस नहीं है, अगर है भी तो ये आफ्टर प्रीवियस सर्जिकल नोट्स, जिसमें आपने टाइप ऑफ इंसिजन देखना होता है और उसके बाद कि अब वो कफेलिक है या नहीं। वी बैक करना ही नहीं है नॉन कफेलिक बच्चे पे। ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपी विच सूचर मोस्टली इंजर्ड ड्यूरिंग इंजेक्शन ऑफ सेकेंडरी ट्रोकार, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, 18 वीक्स पे एमनियोसेंटेसिस हुई, एंटीडीपी दे दिया और 8 वीक से बाद जो है जो टाइटर हुआ 1:4 आ गया। तो ठीक है, 1:4 एक लो लेवल है। ये इसका मतलब ये कि एंटिटी जो हमने 8 हफ्ते पहले दी थी वो भी क्लियर नहीं हुई। एंटिटी जो का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो 8 हफ्ते लेता है बॉडी में से क्लियर होने से के लिए। इसके दौरान करेंगे तो इनडायरेक्ट कोम टेस्ट पॉजिटिव आएगा, बट लो टाइटर पॉजिटिव आएगा। ये नहीं कि 1:64 या 1:32 पॉजिटिव हो जाए। अगर इतना पॉजिटिव आता है तो फिर वो सेंसिटाइज हो गया। ठीक है, पेशेंट इज हैविंग 9 वीक्स एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन स्कैन एंड एसओडीज, पता नहीं
ठीक है। अच्छा, ऑन स्कैन जेस्टेशनल सैक ऑफ 20 mm, फिटल पार्ट्स नहीं है, एफसीए भी नेगेटिव है। क्योंकि 20 mm की जेस्टेशनल सैक पे हमने रिपीट करवाना होता है, 25 mm की जो सैक होती है उस पर हम कहते हैं कि ये मिसकैरेज है। ठीक है। पेशेंट इज नॉन केस ऑफ एपिलेप्सी एंड ऑन एंटी एपिलेप्टिक्स ऑन एनमली स्कैन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, विच ड्रग रिस्पॉन्सिबल। इन सब में जो है ना सोडियम वेलपोरेट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ज़्यादा कराती है, लेकिन ये नॉन एंजाइम इंड्यूसर है। ठीक है, मतलब ओसीपीज में वेलपोरेट सेफ होती है। ड्यूरिंग शोल्डर डिस्टोशिया डिलीवरी लीस्ट ट्रामा विल अकर एमैक रॉबर्ट एंड सुपरापिबिक प्रेशर। अच्छा, एडिशनल मैनोवर्स रिक्वायर्ड। शोल्डर डिस्टोशिया जो है वो कैसे डायग्नोज होती है? व्हेन हेड रिट्रैक्ट्स विद टर्टल साइन, या आपको एडिशनल मैनोवर करने पड़े हेड डिलीवर करने के लिए। मेरे ख्याल से ये टर्टल साइन वाली बात ज़्यादा बेहतर है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया प्लस एंडोमेट्रियल पैप्समेयर और उस पर एटिपिकल सेल्स आ गए हैं, तो क्या करना है? हमने कहा था ना, एटिपिकल सेल्स अगर का ताल्लुक पेशेंट की एज से है, एचआरटी यूज़र है, या वो ओव्यूलेटरी डेज में है। अगर आफ्टर ओव्यूलेटरी डेज है, एज 40 से ज़्यादा है, या एचआरटी यूज़ नहीं कर रही है, तो फिर उसको हम एवेल्यूएट करते हैं, हम कॉल्पोस्कोपी करते हैं। ठीक है। तो अब चूँकि ये पेशेंट को तो हाइपरप्लेजिया भी है, हाइपरप्लेजिया के बैकग्राउंड में अगर एटिपिकल सेल्स आते हैं तो इन इटसेल्फ ट्रीटमेंट ऑप्शन में जीएनआरएच, कॉल्पोस्कोपी, ओसीपीज, लेट्स कुछ भी देखें तो मुझे लगता है कि इट शुड बी कॉल्पोस्कोपी। वाई लेट्स, है ना, एटिपिकल सेल्स पे लेट्स तो नहीं करते। ठीक कर लो। पीसीओ इनफर्टाइल विद एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। अब इनफर्टिलिटी में एटिपिकल हाइपरप्लेजिया में हम मरीना फिर भी रख सकते हैं। 3 मंथ्स के बाद अगर नेगेटिव आ गया है ना, तो इसको फिर आईवीएफ के थ्रू हम कहेंगे जल्दी जल्दी कंसीव करें और फिर बाद में हिस्टेक्टमी करा लें। हिस्ट्री ऑफ अभी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है। ये स्पेलिंग कितनी मिस्टेक्स है मैं देखती हूँ। अच्छा, पैरा 3 नो ब्रेस्ट फीडिंग, बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन क्या होगी? तो ऑब्वियसली मारीना ही है, क्योंकि मैनोरेजिया का सिनेरियो है। इन एनीमिया विच इन्वेस्टिगेशन चेंजेस द मैनेजमेंट, पेरिफेरल स्मीयर हम कर चुके हैं। सना आई है पेशेंट, पैरा 1 है और प्रीवियस 3 एसवीडीज़ हैं 3 days बैक। अब रैग्ड सी मेम्ब्रेन्स नोटेड एंड डिलीवरी। ऑब्जर्वेशन ये है कि पल्स ज़्यादा है, सेप्टिक शॉक में लग रही है ना, फ्लूइड भी दे दिया। तो अब क्या करना है? सब अब जब जब वो स्टेबल हो गई है, ऑक्सीजन भी लगा दी है उसको, सब कुछ हो गया है, तो फिर अब उसको हम उसका कल्चर भेजेंगे, एचबीएस लेंगे, यूटीआई के लिए देखेंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। ये ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। पेशेंट हैड जॉन्डिस फॉर 10 days और इसमें रेज्ड एलएफटीज़ हैं, बीपी 130/90 है, क्रेटिनिन जो है वो इसका नॉर्मल है, तो एक्यूट हेपेटाइटिस का सिनेरियो है। ओके। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इन 56 में एचआरटी होती है। ऊपर वाले सिनेरियो में ना हेल्प और एएफएलपी इसलिए नहीं है कि हेल्प और एएफएलपी का डायग्नोस्टिक अपना क्राइटेरिया होता है जो मिल नहीं रहा हमें ना, और पेशेंट को जो है वो हाईली रेज्ड लिवर एंजाइम्स हैं जो कि एक्यूट हेपेटाइटिस में होते हैं, और बाकी जो है इसका कोई क्राइटेरिया भी नहीं होता खास। पेशेंट 32 वीक्स भी आ गया, मॉडरेट पोली है, कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं मदर को, एंड पेशेंट हैज़ माइल्ड पेन, व्हाट टू गिव? कार्डिक प्रॉब्लम में माँ को अगर हो तो आप नेटोसिबान देना होता है ना। 28-year-old patient suffering from ulcerative colitis on meslazine, planning for pregnancy and came for pregnancy counseling. What advice will you give regarding meslazine on pregnancy? मेस्लाजीन जो है वो ब्लडी डायरिया करा देती है। ठीक है, इसको काउंटर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके साथ बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं, बट इसमें से मोस्ट सेंसिटिव कौन सा है ये वी विल डिस्कस इन डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, तो 123 को लॉक नहीं करें। लेडी को हेमोफीलिया है, gave birth to female baby, what are the chances of her daughter having carrier? अच्छा, इसको भी देखती हूँ, एक मिनट। अच्छा, तो बेसिकली कमिंग टू द मेस्लाजिन फर्स्ट, 28-year-old पेशेंट सफरिंग फ्राम अल्सरेटिव कोलाइटिस, मेस्लाजिन ले रही है और प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी एंड केम फॉर प्रेगनेंसी काउंसलिंग। हमने उसको ये बताना है कि कंजेनिटल डिफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं मेस्लाजिन में, ब्लडी डायरिया भी होता है लेकिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, स्पेसिफिकली अगर डोज जो है वो मोर देन 3 ग्राम पर डे अगर पेशेंट ले रही हो। ठीक है, तो इसको भी देखें। दूसरा ये कि अगर पेशेंट खुद हेमोफिलिक है, ठीक है, मतलब ये अगर डिजीज़ है माँ में,
तो बच्चियाँ कितनी उसकी इफ़ेक्ट होंगी। अगर हस्बैंड ठीक है ना, हस्बैंड में तो नॉर्मल है, तो हस्बैंड का जो कि नॉर्मल है वो जब भी माँ के साथ आएगी वो तो रिसेसिव हो जाएगी, और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो इसमें तो एक ही आ रहा है ना पार्ट। तो मेरा ख्याल है कि बेटियां जो हैं इसकी की सारी कैरियर्स होंगी, बट अफेक्टेड जो है डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन किसी में भी नहीं होगी। तो इट लुक्स 100%, 100% तो कैरियर होंगी ना, मतलब सारी की सारी जो भी माँ से एक्स आ रहा है, और माँ के हर एक्स में जो है वो डिजीज़ है, तो हर हर एक ही जो है वो होगी। चारों की चारों पॉसिबिलिटीज़ में कैरियर तो होंगी, बट मैनिफेस्टेशन किसी में भी नहीं होगी। हाँ, अगर फादर भी जो है हीमोफिलिक है तो उसमें तो वो एक्स पॉजिटिव है, तो ये जब भी आएगा माँ के पास भी जो है वो डिजीज ही एक्स है, तो उस सिचुएशन में जो है मैनिफेस्टेशन होगी। ठीक है। अच्छा, आगे यूट्राइन परफोरेशन का सिनेरियो, ये तो हम कर भी चुके हैं। 1:1000 किया था ना, सारे क्वेश्चन ही गलत आ रहे हैं। ब्रेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पर BMI 40 का BMI है, 45 ईयर ओल्ड है, स्मोकर भी है, मल्टीपल फाइब्राइड्स में, मतलब फाइब्राइड है तो मरीना भी नहीं दे सकते। ठीक है, BMI इतना ज़्यादा है, स्टरीलाइजेशन भी नहीं कर सकते, एनेस्थीसिया सेफ नहीं है, OCPs भी नहीं दे सकते। तो POP ज़्यादा बेहतर है। मोस्ट कॉमन इन लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लोअर और हायर सभी में मोस्ट कॉमन यंग एज में होता है बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, सेकंड मोस्ट कॉमन कैंडिडा होता है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन इन रिप्रोडक्टिव स्पैन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस, पेशेंट पोस्ट हिस्टेक्टमी ऑन 7th day with unrecognized ureter injury came with complaint of tachycardia and fever, what you will do? ऑब्वियसली अब फीवर है तो डिलेड रिपेयर करेंगे। इंजरी टू ब्लैडर आफ्टर ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, पेशेंट वाइटली स्टेबल, बेस्ट मैनेजमेंट जो है वो यही है कि आप उसको पुलिस पास कर दें, क्योंकि एडिमा की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और ब्लैडर इंजरीज भी पॉसिबल होती हैं, VVF भी बन सकते हैं, तो आपने उसको जो है ना पुलिस पास कर देना है, बजाय इसके कि आप उसको नेफ्रोस्टमी करें और उसको ऐसे ही छोड़ दें। ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी यूरेटर इज लाइबल टू गॉट इंजरी व्हेन इट क्रॉस यूट्राइन आर्टरी, हमने इसका रेफरेंस भी कर लिया था, 52% तक होता है। इन टोग, टोग इसका रेफरेंस है, यूरेटर इंजरीज ड्यूरिंग गायनाकोलॉजिकल सर्जरीज के नाम से है। पेशेंट हैविंग डीवास्कुलराइजेशन इंजरी, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप उसको इमीडिएट रिपेयर करें, छोड़ना तो नहीं है उसको। अब सेप्टिक भी नहीं है तो अब ये भी नहीं पता इंट्रॉप है पोस्ट ट्रॉप है, लेकिन जो भी है एज पर जो पूछ रहे हैं उसके मुताबिक इमीडिएट रिपेयर बेहतर है। यूरेटर डीवास्कुलरेशन इंजरी ड्यूरिंग रेडिकल हिस्टेक्टमी, बेस्ट मैनेजमेंट अगेन, चूँकि इंट्राऑपरेटिव ही है तो हम उसको फ़ौरन रिपेयर करेंगे। आफ्टर सेक्शन यू सस्पेक्ट डीवास्कुलराइज्ड इंजरी, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर हम सस्पेक्ट करते हैं तो हमने इसको डायग्नोज करना है, IVU करवाते हैं, इसके लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। फर्स्ट लाइन है IVU IVP जैसा ही होता है। यूरेटर क्लैम्प्ड नियर ब्रीम विद एक्सटेंसिव डीवास्कुलराइजेशन, व्हाट यू विल डू? अब फिर यूरेटर शुरू हो गया इनका। ब्रिम के पास है तो ऑब्वियसली हम इसकी एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करेंगे। ड्यूरिंग डिफिकल्ट हिस्टेक्टमी यू फाइंड यूरेटेरिक इंजरी एट दिस पॉइंट, बेस्ट टेस्ट फॉर डायग्नोसिस। अब ड्यूरिंग हिस्टेक्टमी अगर हमें सस्पिशन होती है लियन की, तो हम क्या करते हैं? डाई टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इंडिगो कैरामिन डाई टेस्ट एंड साथ में सिस्टोस्कोपी कर लेंगे कि यूरेटर से जो है किस यूरेटर से यूरिन आ रहा है, किससे नहीं आ रहा, एज़ कम्पेयर टू दिस की हम स्टेंटिंग कर दें या डाई थ्रू यूरेथल कैथेटर दें और फिर सिस्टोस्कोपी करें। ठीक है, वैसे तो ये डाई थ्रू यूरेथ्रा भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ इंजरी तो यूरेटर की हुई है ना, तो यूरेटर में डाई डालना है, तो इसके लिए मुझे लगता है ए बेहतर है। एटलीस्ट उन्होंने लोकलाइज तो नहीं किया ना, यूरेथ्रा में डाल रहे हैं, यूरेथ्रा में डाल रहे हैं। जो ब्लैडर में डाई डालते हैं वो हम यूरेथ्रा में डालते हैं ब्लैडर इंजरीज के लिए। यूरेटर इंजरीज के लिए जो डाई हम यूज़ करते हैं वो हम आ, आ, वो कैसे जाएगी ऊपर यूरेटर की तरफ? तो आप यूरेटर से पास करते हो ना, जो किडनी के थ्रू आएगी, और किडनी में कहाँ से आएगी? जब आप ब्लड सर्कुलेशन में डाई दोगे। ठीक है, तो इंजेक्ट करना होता है ये डाई फॉर यूरेटर। पोस्ट ऑपरेटिव प्रोफाइलेक्सिस आफ्टर ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, हेपरिन फॉर 1 वीक। अच्छा, अब अगर देखें ना ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के साथ अगर सेक्शन हो गया ना पोस्ट ऑपरेटिव, यू नो, या ऑपरेटिव डिलीवरी हुई और साथ में ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर भी थी, तो उसमें आपने हेपरिन फॉर 1 वीक देनी है।
खाली ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में आपने इसको जो है इमीडिएट मोबिलाइजेशन और हाइड्रेशन इसकी इम्प्रूव करनी होती है। ठीक है, ये टेबल इसको देख लें कि इसमें हमने जो 2 नंबर देने हैं वो ओबेसिटी के देने हैं अगर वो 40 BMI है, राइट इधर। और 2 नंबर हमने देने हैं सिजेरियन सेक्शन इन लेबर के। इस पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हुआ है और पोस्ट ऑपरेटिव है। पोस्ट ऑपरेटिव अगर हम इस तरह कहें कि सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो वो लेबर में हुआ है ना, इसको इसलिए आपने 7 to 10 डेज के लिए देनी होती है हेपेनाइजेशन। ABM में 1 वीक लिखा होता है, वैसे 10 डेज के लिए देते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर पेशेंट की लेबर प्रोलॉन्ग हो जाए उसका 1 नंबर। ठीक है, काउंट कैसे करना है, या वो स्टिल बर्थ हो जाए करंट प्रेगनेंसी में उसका 1 नंबर। अगर कोई 2 नंबर आ गया तो फिर उसमें भी 10 डेज के लिए देनी है। प्रोलॉन्ग लेबर है, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर है, अगेन फिर उसके लिए देख लें। अगर फोर्सेप लग गए फिर 1 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ज़िंदगी आसान कर देंगे व्हेन यू हैव टू चूज़ कि कब आपने सिर्फ खाली पानी पिलाना है और कब आपने जो है उसको एक्चुअल हेपरिन देनी है। अच्छा, ये एक और सिनेरियो है जिसमें पेशेंट 28 ईयर पे आई है, 38 वीक्स की प्रेगनेंसी है, ब्रीच है, एस्टिमेटेड फिटल वेट 7 पाउंड है, अल्ट्रासाउंड पे फ्रैंक ब्रीच है, FI भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है। और अगर आपने देखना है ब्रीच डिलीवरी के लिए तो क्या नहीं करना, देखें आप ब्रीच एट टर्म पे सेक्शन भी कर सकते हैं, आप ECV भी कर सकते हो, आप इडेनल ब्रीच डिलीवरी भी कर सकते हो, आप छोड़ भी सकते हो कि ये डिलीवर हो जाए अगर वो हाईली विलिंग है फॉर नॉर्मल डिलीवरी एज एज ब्रीच। लेकिन इंटरनल डिलीवरी तो नहीं करनी ना सिंगल बच्चे में, राइट। वो तो हम सेकंड ट्विन के लिए सोचते हैं, वो भी सर्टन सिचुएशंस वी शुड नो कि कोई इमरजेंसी है, फेटल हार्ट रेट है। तो ये की ठीक है, देयर इज अ गुड एविडेंस दैट बैरियाट्रिक सर्जरी इंप्रूव्स द फॉलोइंग इन वुमेन एक्सेप्ट। अब बैरियाट्रिक सर्जरीज मिसकैरेज का रेट भी कम करेगी, IVF भी कम करेगी, मैटरनल आउटकम भी अच्छा करेगी, फेटल आउटकम भी अच्छा करेगी, लेकिन ये नहीं है कि PCO का रेट ख़त्म कर दे। PCO का रेट इतना ही रहेगा क्योंकि जेनेटिक रीजंस होती हैं, है तो मल्टी फैक्टोरियल, लेकिन इसका रेट कम नहीं है क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट बिहेवियर होता है इसका। तो वो एक्सेप्ट का ही पूछ रहे हैं। पेशेंट रेज विद बिलिरुबिन। फिर एक पेशेंट का सिनेरियो है जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा है, इचिंग भी है, लिवर पेल्पेबल है और ना भी हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता चूँकि प्रेगनेंसी है, चूँकि इचिंग है और बिलिरुबिन ज़्यादा है, लेफ्ट ख़राब है, तो ऑब्स्कोलिसेसिस एज कम्पेयर टू हेल्प रूटर या डूबिन सोचें। ठीक है, पेशेंट विद यूटेरिक इंजरी आफ्टर हिस्टेक्टमी व्हेन यू विल रिपेयर इफ़ नो हिस्ट्री ऑफ फीवर, तो हम इमीडिएट करते हैं। फीवर की वजह से हम सेप्सी इन सेप्सिस पेशेंट को सर्जरी नहीं करते है ना। Ulipristal acetate given preoperatively to shrink fibroid for moderate to severe symptoms of fibroid। तो 3 मंथ्स में ये साइज़ कितना कम करता है, 25% तक करता है, बट यहाँ ऑप्शन नहीं है। तो 40% नियर बाय हिस्टेक्टमी डन ड्यू टू प्रीविया टाइप 4 मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन गिवन व्हाट विल यू कर अकर इन सब इन ऑल। अब मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होता है और प्रीविया में, ठीक है, DIC ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, एक और इसमें जो चौथी ऑप्शन थी ना वो हाइपोकैलीमिया की थी। हाइपोकैलीमिया भी मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हो जाता है, लेकिन ज़्यादा जो है वो DIC है जो हमें प्रॉब्लम करता है। तो इसकी ऑप्शन भी कम है। ये सारा पेपर ही थोड़ा सही कराने वाला है। आफ्टर 2 आवर ऑफ डिलीवरी पेशेंट प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और CPR अरेस्ट, CPR हो गया उसको, कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट हो गया उसको, शी इज़ डायबिटिक। सारे फैक्टर्स बता रहे हैं कि एम्बोलिज्म की तरफ जा रही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म क्यों नहीं है। कार्डियक पेशेंट में मोस्ट कॉमन पल्मोनरी एम्बोलिज्म ही होता है। इन केस ऑफ रप्चर यूट्रस फॉलोइंग पॉसिबिलिटी लीस्ट लाइकली। रप्चर यूट्रस के बाद, अच्छा, रप्चर यूट्रस के बाद जो है ना पल्स भी ज़्यादा हो सकती है, पेटल हार्ट रेट भी ख़राब होंगे, वेजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, एपिगेस्ट्रिक पेन एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक टेंडरनेस भी हो सकती है और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है रप्चर होने के बाद। ठीक है, लेकिन ब्लीडिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत माइल्ड होती है और मे बी समटाइम होती भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का क्या ख्याल है। तो आई एम वेरी क्लोज इन दीज 2 ऑप्शंस। और क्या डिसाइड करें, बट टिल नो चूँकि
रप्चर्ड यूट्रस है और मोस्ट कॉमन काज ऑफ पीपीएच एटोनी भी होती है, और ये डिलीवर्ड भी अभी हुई है, ब्लीड भी कर रही है, मेटोन का भी नहीं पता, तो लेस लाइकली है कि कॉन्ट्रैक्टेड हो। क्या ख्याल है? ठीक है। ब्लीडिंग होती तो है, मतलब माइल्ड होती है बट होती तो है ना, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सब फर्टिलिटी विद बाइकार्नुएट यूट्रस, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन विद मैक्सिमम बेनिफिट, लेप्रो। ठीक है, चाहे बाइकार्नुएट है, चाहे सेप्सेटेट है, चाहे सेप्टेट है, तीनों का डिसीजन लेप्रो पे होगा। वट इज़ द एवरेज वेट डिफरेंस ऑफ न्यू नेट बिटवीन नॉन स्मोकर? 358 है, ये ड्यू से लिया था रेफरेंस। 28-year-old पैरा वन, advanced ये breast and completed chemotherapy 2 months ago. How long she has to uh, wait for pregnancy या defer pregnancy? इसकी भी स्पेलिंग खराब है। 1 to 2 year। ठीक है। प्राइमरी से इनफर्टिलिटी, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया प्लस एंडोमेट्रियोसिस, पैप्समेयर में टिपिकल सेल्स हैं, ये इसमें कॉल्पोस्कोपी हो गई। यू आर डिमॉन्स्ट्रेटिंग लेप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी प्रोसीजर टू यूर मिनिमल एक्सिस सर्जरी मॉड्यूल ट्रेनिंग। व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन? ओके, hemorrhage is more serious complication as compared to a DN, recurrence, hysterectomy and incomplete removal. Even hysterectomy तो जो लाइफ सेविंग होती है ना, कॉम्प्लिकेशन है तो सही, लेकिन हेमरेज तो शॉक और फिर डेथ है ना। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट में कर लेते हैं।